हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय। और आप आज यहां पर सीखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो मुख्य तौर पे हम सभी पहले संख्याओं के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। यहाँ थोड़ा सा एक बार हम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे ही हम संख्याएं सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी। आप जब संख्या रेखा में, जैसे ये संख्या रेखा है, मैं एक यहाँ पर संख्या रेखा डिजाइन कर देता हूँ। ये संख्या रेखा है मान के चलिए। तो स्टार्टिंग में हम मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग आपने कहां से की? 1 से की। कहां से स्टार्टिंग की आपने? 1 से स्टार्टिंग की। फिर आगे बढ़े तो 2, सॉरी ये जब आप आगे बढ़े तो ये हो गया 2। जब आप थोड़े से और आगे बढ़े तो उतनी डिस्टेंस पे 3, 4 और आप आगे बढ़ते गए जब तो अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं आपको मिली। और यही सब संख्याएं क्या कहलाई? नेचुरल नंबर्स कहलाई। प्राकृतिक ये गलत शब्द है, प्राकृत इसका सही वर्ड है। इसका सही वर्ड क्या है? प्राकृत। प्राकृतिक नहीं है, प्राकृत सही वर्ड है, इसको हटाएं। प्राकृत बहुत सी जगह मैंने क्या कॉपी किया हुआ है कहीं से लेके, तो वहां प्राकृतिक लिखा हुआ होगा। क्योंकि होता क्या है कि कंटेंट नेचुरल नंबर्स, कंटेंट कैसे बनता है? इंग्लिश में बनता है नेचुरल, मतलब हिंदी में नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, लेकिन हिंदी में यहाँ पे नंबर क्या है? ये प्राकृत है। क्या है? प्राकृत। प्राकृत संख्या। तो इसे हम डिनोट किससे करेंगे? इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है? एन। तो इसलिए इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? कैपिटल एन से। परिभाषा क्या लिखी है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अनंत या अनंत का एक शब्द और है अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, सॉरी फिर से यहाँ पे प्राकृतिक लिखा है, हमें क्या प्राकृतिक नहीं क्या लिखना है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब वहां आपने ये देखा था कि उस नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट करके ये कहां तक गया था? अनंत, अपरिमित रूप से अनेक तक गया था। यदि उन्हीं संख्याओं में, उन्हीं नेचुरल संख्याओं में यदि मैं 0 को भी ऐड कर देता हूं, जो आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे उसमें मैं यदि 0 को भी ऐड कर देता हूं तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है W, इसी से इसको डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 और नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है? तो W इज इक्वल टू यहां लिखा हुआ है, देखिए 0, 1, 2, 3 से लेके अपरिमित रूप से अनेक, या मैंने अथवा में लिख दिया है 0 और n, ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। यदि जो हमने यहां पर धनात्मक संख्याएं ली थी, यही सारी संख्याएं ऋणात्मक तरफ भी हम ले लें तो ऋणात्मक संख्याएं, 0 एवं धनात्मक संख्याएं, ये तीनों चीजें मिलके कौन कौन सी? यहां क्या लिखा है? सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। यहां पे लिखा भी हुआ है Z इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंटीजर I से था, लेकिन इसको प्रदर्शित Z से किया है, क्योंकि पूर्णांक की जो खोज की थी वो जेहलीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए उन्होंने अपने नाम के लेटर से Z से इसको क्या कर दिया? डिनोशन बना दिया। तो Z इज इक्वल टू ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, 0 एवं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं किस में आ जाएंगी? Z के अंदर, इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इसकी परिभाषा ये है कि वे संख्याएं, इसे डिनोट कैसे करते हैं? Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो वे संख्याएं जिन्हें आप P बटे Q, या इनको हम बोल सकते हैं अंश बटे हर। क्या बोल सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहां कंडीशन दी गई है कि जो P और Q है
वो दोनों क्या हैं, वो हैं जेड। जेड मतलब पूर्णांक। पी और क्यू क्या है इसमें, पूर्णांक। और क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए शून्य? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अंश, जैसे पी लिखा है और आपने अपॉन में क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, अपरिभाषित बनेगी। क्या बनेगी, अपरिभाषित बनेगी। इस वजह से हम अंश हर में 0 नहीं ले सकते। तो 0 के अलावा जो सारी पूर्णांक हैं, ऋणात्मक धनात्मक, वो सब इसमें आ सकती हैं, 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है, एक शर्त और लिख दी है कहीं कहीं, कि P और Q जो हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब कि जिनमें केवल एक का भाग जाए, जिनमें केवल किसका भाग जाए, एक का, मतलब किसी और संख्या का उनमें भाग नहीं जाता, उन्हें सहअभाज्य कहते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो जिनका HCF 1 आता है, और सरल शब्दों में कहें तो जिनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, कोई भी संख्या अभाज्य उनका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। तो इनमें भाग किसका जाएगा, केवल एक का। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं सहअभाज्य संख्याएं, उदाहरण के लिए मैंने कहा 3 और 4, मैंने क्या कहा, 3 और 4। तो क्या 3 में और 4 में कोई ऐसी एक संख्या है एक को छोड़कर जिसका भाग चला जाए? नहीं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इनका भाग चला जाए। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य कहलाएंगी। तो हमने परिमेय में पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q का मान शून्य नहीं हो सकता, और P और Q सहअभाज्य की शर्त भी है। ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। इनका डोनेशन, इनका जो डिनोशन है, मतलब जिनको प्रदर्शित करते हैं, वो किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, Q से। Q से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, Q से प्रदर्शित करने का कारण ये है कि Q मतलब होता है कोशेंट, भागफल। एक सेकंड, इस पेन को क्या हो गया भैया। कुशेन, कुशेन मतलब होता है क्या, भागफल। क्या होता है, भागफल। तो जैसे आप कभी, जैसे आपने संख्या लिखी 12/5, ठीक है ना, तो आपने जब इसका भाग दिया तो उत्तर क्या आया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2.4। तो 2.4 क्या है, एक भागफल है। क्या है, एक भागफल। तो जब भी आप परिमेय संख्या लिख रहे हैं, 12/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो उसमें उत्तर क्या आता है, कोई भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, इसीलिए उसको Q से डिनोट कर देते हैं। इसलिए उसको कैसे डिनोट कर देते हैं, Q से। तो सारी परिमेय संख्या जिनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, उसको डिनोशन क्या दे दिया, Q से दे दिया। चलिए आगे आ जाएं। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको Q डैश से डिनोशन किया है। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। अब अपरिमेय है मतलब Q डैश का मान जो होगा, Q डैश बराबर नहीं होगा P बटे Q के, मतलब जिन संख्याओं को आप P बटे Q, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये मैंने देखा है कि ये 3 टाइप की संख्याएं ये होती हैं। पहली मैंने यहां पे देखो लिखा है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, ये पहला है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब होता है, अशांत मतलब तो होता है जो अनंत तक जाए, और अनावर्ती मतलब होता है जिसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ना हो। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं, जैसे एक संख्या लिखी 1.325062113, ऐसी अनंत तक जा रही है। संख्याएं तो रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक निश्चित क्रम में संख्याओं का कोई रिपीटेशन नहीं है, तो वो दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अभी आगे की स्लाइड में हम दशमलव प्रसार को भी पढ़ेंगे। और फिर रूट के अंदर, करणी के अंदर अभाज्य संख्याएं आ जाएं, यदि अभाज्य संख्या मतलब प्राइम, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब कि जिनमें केवल और केवल एक का और स्वयं का भाग जाए। उदाहरण के लिए जैसे √2 है, 2 एक क्या है, प्राइम है। √3 है, 3 भी क्या है, प्राइम है। 4 नहीं है, प्राइम, अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में तो 2 का भाग भी जाएगा, 1 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। और फिर 5। तो ऐसे ही सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और यदि वो करणी के अंदर लिखी हुई हैं, अंडर रूट के अंदर लिखी हुई हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। थर्ड संख्या हो जाएगी पाई। थर्ड क्या है, पाई।
अब मैंने पाई इसलिए लिखा क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी प्रश्न डायरेक्ट पाई से आ जाता है कि पाई क्या अपरिमेय है अपरिमेय, तो बच्चे सोचते हैं कि पाई का मान तो 22/7 है, मतलब ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका लगभग मान 22/7 होता है, ना कि एग्जैक्ट मान 22/7 होता है। हम गणितीय सर्व समीकरणों को या क्वेश्चंस को हल करने के लिए इसका मान 22/7 ले लेते हैं, इसका एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है। जब हम इसका दशमलव प्रसार खोलते हैं पाई का, तो वो कैसा आता है, अशांत अनावर्ती आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब एक ये मैंने आपको समझने के लिए इस चीज को ड्रॉ किया हुआ है। आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं कि सभी परिमेय क्या वास्तविक संख्याएं हैं, या पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको देखेंगे, आप इससे बहुत आसानी से उस चीज को हल कर पाएंगे। पहली बात तो इसमें लिखा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय, अभी हम ने परिमेय पढ़ा था P/Q के रूप में जिनको लिखते हैं, है ना, जिनको अपन ने Q से डिनोट किया था, और अपरिमेय जिनको अपन ने Q' से डिनोट किया था। यही दोनों नंबर मिलके क्या बनाती हैं, रियल नंबर R बनाती हैं। यही दोनों नंबर क्या बनाती हैं, रियल नंबर R बनाती हैं। इन दोनों को यदि मिला दें तो वो बन जाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर भी उसे कहेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वही सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। चलिए, तो मैंने यहां लिखा कि ये क्या है, यहां एक अलग मैंने सर्किल बनाया कि ये सब संख्याएं कौन सी हैं, Q' हैं। Q' मतलब कि अपरिमेय है। मैंने अपरिमेय की आपको शर्त भी लिखाई थी, 3 शर्तें लिखाई थी कि एक तो अशांत अनावर्ती, एक रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, और एक पाई, ये क्या कहलाते हैं, अपरिमेय। ये इस डिब्बे के अंदर सारी अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है ना। अब अपन ने सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ी थी, प्राकृत संख्या पढ़ी थी, जिसको अपन ने n से डिनोट किया था, ठीक है ना, प्राकृत संख्या थी। उसके बाद कौन सी संख्या पढ़ी थी, उसके बाद आपने प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या, जिसको आपने w से डिनोट किया था। तो w इज इक्वल टू, मैं यहां इस बचे हुए हिस्से में क्या लिख रहा हूं, 0। बचे हुए हिस्से में 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो बड़ा गोला है w का दूसरे नंबर वाला, उसके अंदर ये छोटा गोला तो ऑलरेडी है। तो अपन ने क्या लिखा था, आपको याद होगा, हमने लिखा था कि w इज इक्वल टू होता है 0 और n। 0 और प्राकृत संख्या ही क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उसके बाद मैंने देखा था क्या, पूर्णांक, जिसको मैंने नाम दिया था z। तो z में यहां ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, शून्य। z में क्या आता है, z में आता है ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। यही संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। आप देखें 0 और n, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, वही तो धनात्मक पूर्णांक हैं, वही क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो आप सोचें कि यदि 0 और n के अलावा यदि इस गोले में मैं ऋणात्मक पूर्णांक को रख दूं, तो इस बड़े गोले के अंदर कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा और n भी आ गया। तो ये क्या बन गए, तीनों मिलके z बन गए। ये सभी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इसके बाहर कुछ संख्या ऐसी भी थी जिनको क्या है, ये इनके अंतर्गत नहीं आ रही थी, दशमलव वाली संख्याएं थी जैसे, तो वो क्या कहला गई, वो क्या कहलाई, Q कहलाई। वो क्या कहलाई, Q कहलाई, जिनको आपने P/Q के रूप में लिखा है, ठीक है ना। तो आपने देखा सबसे पहले प्राकृत संख्या n, फिर पूर्ण संख्या w, फिर पूर्णांक संख्या z, फिर परिमेय संख्या q। और हमें मालूम है कि q और q' दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बड़ा गोल, ये बड़ा मैंने आयत बनाया है बॉक्स, ये किसका है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का। मतलब कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों को यदि ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। चलिए, अब मेरा ये कहना था कि जब हम इस छोटे गोले से बाहर के गोले की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, मैंने कहा क्वेश्चन बना कि क्या सभी प्राकृत संख्या, क्वेश्चन क्या बना कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। कहां से कहां गए आप, छोटे गोले से बाहर के गोले की तरफ गए, तो आप कहेंगे हां है।
यदि आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपका कथन कैसा है? सही है, क्योंकि छोटा गोला बड़े गोले में समाहित हो सकता है, लेकिन बाहर से जब अंदर जाएंगे, मतलब बड़े गोले को अंदर समाहित करना है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि मैंने कहा कि सभी Q मतलब परिमेय संख्याएं, सभी Q मतलब परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, आप कहां से गए? बाहर से अंदर गए, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप यदि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वो क्या होगा? गलत होगा। आप समझ पा रहे हैं? यदि आप अंदर से बाहर की तरफ गए, आपसे पूछा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, आप कहेंगे सही। आपसे पूछा सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, आप कहेंगे सही। आपसे पूछा सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, आप कहेंगे सही। यदि आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या है? सही है। यदि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या है? गलत। दूसरी चीज, इन संख्याओं का, ये गोले मैंने अलग अलग बनाए, इन गोलों का इस गोले से कोई रिलेशन नहीं है। यदि बात करी जाए कि सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं, आप कहेंगे बिल्कुल गलत, क्योंकि उनके जो गोले बने हैं देखो बिल्कुल अलग अलग बने हैं। लेकिन ये दोनों बेटे Q और Q डैश किसके हैं? रियल नंबर के। यदि ऐसी बात करी जाए कि फिर से अंदर से बाहर की तरफ आए अपन, मतलब यहां से यहां की तरफ यदि हम जाएं, तब भी बात कैसी रहेगी? सही। यदि कहें सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप क्या कहेंगे? सही है। यदि आपसे कहें कि सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सही। लेकिन आपसे कहें सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ यदि जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हैं, तो आप कहेंगे गलत। या आपसे कहें सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं, तो आप कहेंगे गलत। यदि हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सही है, यदि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे में समाहित नहीं हो सकता, लेकिन छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे में समाहित हो सकता है। समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट उस पे आए। सत्य सत्य आप देखें, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। चलिए प्रीवियस करें। पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। पूर्ण मतलब W और प्राकृत मतलब N, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर को मैंने क्या बताया था? गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होती है। पूर्णांक कहां लिखा है? पूर्णांक मतलब Z, परिमेय मतलब Q, मतलब Z से Q की तरफ अंदर से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सही, कोई सोचना नहीं। प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होती है। चलिए देखें, प्रत्येक परिमेय मतलब Q एक पूर्णांक मतलब Z, तो यहां से कहां गए? बाहर से अंदर की तरफ गए, तो क्या सही है? नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आए। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में n परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में n परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों तक जरूर भेजें जो कक्षा 9वीं की तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो गणित सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सपोज करिए कि वो दो संख्याएं आपकी कोई भी मान सकते हैं आप, एक संख्या a है और दूसरी संख्या हमने मान ली b है। ठीक है, इन दो के मध्य में n परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हमें जब भी हमें n परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है ना, तो हम इन दोनों संख्याओं के अंश बटे हर में n+1 का गुणा और भाग करेंगे। n+1 का गुणा किसमें करेंगे? अंश एवं हर में। अंश एवं हर में। अब आप कहेंगे सर ये a तो अंश बटे हर में है नहीं, तो कुछ नहीं करना। यदि अंश बटे हर में नहीं है तो a/1 लिख दो, और b है तो b/1 लिख दो। अब यहां पे n+1 जो भी आएगा उसका ऊपर गुणा करें और हर में भी गुणा करें, दोनों में। ठीक है, ये क्यों कर रहे थे? हम इस एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज सीखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब वैसे तो 1 और 2 के बीच आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। लेकिन हम एक प्रॉपर मेथड के द्वारा करेंगे। हमें कितनी संख्या निकालनी है? n का मान क्या हो गया? 5। परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 5। तो हमारा n+1 क्या हो जाएगा? यदि n का मान 5 है तो n+1 का मान क्या हो जाएगा? 6। ठीक है,
तो हमारी एक संख्या क्या है 1 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 2। इसको यदि हम अंश बटे हर के रूप में लिखें, परिमेय के रूप में, तो हम दोनों की बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, अंश में भी उस n+1 का गुणा करना मतलब 6 का, और हर में भी n+1 मतलब 6 का गुणा करें, यहां भी कर दें, अंश में 6 का गुणा और हर में भी 6 का गुणा। चलिए 1 का 6 में गुणा हुआ तो ये क्या आ गया 6 और नीचे भी 6, यहां आ गया 12 और नीचे भी 6। चलिए अब हमें पता है कि यदि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के हर समान है, यहां पर हर कौन है 6 और यहां पर हर कौन है 6, यदि हर समान है तो कौन सी संख्या बड़ी है यह कौन निर्धारित करता है, अंश निर्धारित करता है। यदि हर समान है तो अंश यह निर्धारित करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 6 और 12 के मध्य, अब मुझे 6 और 12 के मध्य कितनी संख्या चाहिए 5, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 तो था ही, तो इनके हर भी कैसे रहेंगे सबके सेम, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, सॉरी 6 और कॉमा लगा के 11/6। समझ में आ गई बात आपको। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 ये संख्याएं आएंगी। चलिए नेक्स्ट में देखें। चलिए करणी 2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, ये क्वेश्चन भी है। इसमें करणी 2 की जगह करणी 3 हो सकता है, करणी 4 हो सकता है। इसकी दो मेथड समझेंगे, एक तो अभी स्टार्टिंग में नॉर्मल मेथड समझेंगे कि करणी 2 को कैसे अपन संख्या रेखा पर, और एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि करणी x को, मतलब करणी के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, चाहे दशमलव की संख्या आ जाए 9.3, 4.5, तो उन संख्याओं को भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं किस पे, संख्या रेखा पर। चलिए सबसे पहले आपने ये संख्या रेखा बनाई, क्या है ये संख्या रेखा, नंबर लाइन आपने खींच ली, स्केल की मदद से खींच ली। अब इस पर आपने एक क्या किया, यहां पर आपने शून्य को अंकित कर दिया। किसको अंकित कर दिया, शून्य को। शून्य को अंकित करने के बाद 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, 1 इकाई जो भी आपको लेना है, आपने 1 इकाई किया, यहां पे पॉइंट टप कर दिया, मान रख दिया a, सपोज करिए आपने क्या खींची, एक इस पे पॉइंट लिया, OA बराबर 1 इकाई। इकाई में आपको इंच लेना है, सेंटीमीटर लेना है, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ले लिया। अब इस OA के बाद इस A बिंदु पर आपने लंब खींचा, क्या खींचा, लंब खींचा। आपने ऐसा एक लंब खींच दिया। अब लंब खींचने के बाद इस OA चाप का जो OA त्रिज्या थी वह A पर रखकर इसको क्या कर दिया आपने, यहां पे चाप लगा दिया, तो आपको एक बिंदु मिल गया। ये बिंदु क्या मिल गया, C। तो इस AC की लंबाई भी क्या है, 1 इकाई। इस AC की लंबाई क्या है, 1 इकाई, ठीक है ना, AC की लंबाई है 1 इकाई। अब हम जानते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, OAC, कौन सा है, राइट एंगल है, तो ये जो OC है, OC का मान क्या होगा, OC का मान होगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या है, हाइपोटेनियस। OC क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि OC का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब OA का वर्ग धन AC का वर्ग। तो यदि मुझे OC निकालना है तो ये रूट लग जाएगा इन दोनों के ऊपर, तो मैंने ये रूट लगा दिया। अब दोनों के मान क्या है, 1 1, तो ये हो गया 1 का वर्ग मतलब 1 और 1 का वर्ग मतलब 1। तो जब 1 और 1 का वर्ग करें तो 1 ही आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये जो डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, √2 हो गई। ये क्या हो गई आपकी, √2। जब ये √2 डिस्टेंस हो गई तो आप यहां से इस त्रिज्या को लेकर एक चाप खींच दें, ये वाला चाप, ये चाप खींचा हुआ है ना, ये चाप खींच दें, और ये चाप जहां संख्या रेखा पर काटेगा, ठीक है, ये सर्किल तो मैंने उसको बनाने के लिए बताया है कि OC त्रिज्या लेकर आप इसको संख्या रेखा पर जब आप चाप खींचेंगे तो जिस बिंदु पर ये इसको काटेगा, माना E बिंदु पर इसने इसको काटा, तो OE ही हमारा क्या होगा, √2 होगा। संख्या रेखा पर आपने प्रदर्शित कर दिया कि OE बराबर क्या है, ये √2 है।
बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, उसमें √3 को पूछा गया है, तो √3 को क्या कर सकते हैं, ये आपके पास √2 आ गया, फिर यहां से आप इस पे लंब डाल दें, ठीक है ना। ये आपके पास क्या रेखा आ गई, √2, फिर आप यहां पर इस पर लंब डाल दें, कितना, 1 इकाई का। तो जब आप इसको मिलाएंगे इन दोनों रेखाओं को, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी। फिर आप यहां से एक लंब डाल दें 1 इकाई का, तो ये जो रेखा हो जाएगी ये आपकी √4 हो जाएगी। फिर आप यहां से एक लंब डाल दें, कितना, 1 इकाई का, तो ये जो आपका विकर्ण होगा ये √5 होगा। फिर आप यहां से एक लंब डाल दें 1 इकाई का, तो ये आपका √6 होगा। ऐसे आप घुमाते जाएंगे तो आपके विकर्ण मतलब उसके मान निकलते जाएंगे। लेकिन एक हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रमेय देखेंगे या एक क्वेश्चन करेंगे कि √x को हम कैसे प्रदर्शित करें। x मतलब कि कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, तो हम अभी देखेंगे उसको। चलो उसके पहले हम दशमलव प्रसार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, दशमलव प्रसार, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपांशन। चलिए डेसिमल एक्सपांशन हम इसको बोलेंगे। तो दशमलव प्रसार मुख्य तौर पर इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है आपका शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है आपका अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब कि यदि ऐसा कोई दशमलव प्रसार है, जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए 1.3, तो क्या ये आगे बढ़ रहा है, ये रुक गया है, ये क्या हो गया है, रुक गया है। या फिर मैंने लिखा 2.5692, ये भी क्या हो गया है, रुक गया है। तो जब दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जब वो कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो अशांत क्या है, आवर्ती, मतलब रिपीटेशन हो, जैसे कि 0.333333, ये अनंत तक कैसी संख्या जा रही है, 3 जा रही है, जिसको हम बार भी लगा देते हैं। तो ये कौन सी कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। और कुछ ऐसी संख्याएं भी होगी जैसे 0.3214 ऐसे जाती तो जा रही है, लेकिन रिपीटेशन एक क्रम में नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाती है, अशांत अनावर्ती कहलाती है। अब यहां मुख्य चीज जो हमें सीखने की है वो यह है कि जो शांत दशमलव प्रसार है वह क्या होता है, परिमेय होता है। क्यों लिख दूं मैं परिमेय के लिए। और अशांत आवर्ती भी क्या होता है, परिमेय होता है। इसको आप परिमेय के रूप में बदल सकते हैं। इस प्रश्नावली में आपको पता है कि आपका जो अध्याय 1 है इसमें 5 प्रश्नावली हैं। ये आपका परिचय वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम 5 प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहां पर कवर कर रहे हैं। बाकी जब हम फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां हमने अशांत आवर्ती भी क्या हो जाएगा, परिमेय रहता है। लेकिन जो अशांत अनावर्ती होता है, जो अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है। वो कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो आप देखकर किसी संख्या को आप जैसे ही देखेंगे, आप देखकर तुरंत बता सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। वो कैसा होगा, शांत। और अशांत आवर्ती होगा, वो परिमेय कहलाएंगी। लेकिन यदि अशांत अनावर्ती है, कैसा है, अशांत अनावर्ती है, जो रूट के अंदर जो अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं का जब दशमलव प्रसार खोलते हैं तो वो कैसा आता है, अशांत अनावर्ती आता है। अच्छा, अशांत के लिए कहीं कहीं एक शब्द और लिखा गया है, अशांत के लिए एक शब्द लिखा गया है अनबसानी। अशांत के लिए ही एक शब्द लिखा गया है अनबसानी, तो आप उससे घबराएं ना, ठीक है। इंग्लिश में भी जैसे यहां नॉन रिकरिंग लिखा है अनावर्ती को, तो कहीं कहीं रिपीटेटिंग भी लिखा है, रिपीटिंग लिखा है, कहीं कहीं रिकरिंग लिखा है। देखो मैंने यहां इसलिए रिपीटिंग लिख दिया, यहां मैंने रिकरिंग लिख दिया, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही चीज है। यहां नॉन लगा है मतलब अनावर्ती है, यहां नहीं लगा है नॉन मतलब ये आवर्ती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया 0.3333 इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 0.33 मतलब कि इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, यह दशमलव प्रसार कैसा है, यह
दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीटेशन, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती वाले जितने भी दशमलव प्रसार होंगे वो सब p बटे q के रूप में लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे देखिए, हम इसको मानते हैं कि माना ये x के बराबर है, माना एक कोई परिमेय संख्या है, वो क्या है x है। चूंकि 0.333 एक कैसी संख्या है, परिमेय, तो हमें नहीं पता कि परिमेय में कैसे लिखेंगे, हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो x इज इक्वल टू हो गया 0.3333 एंड सो ऑन। अब जितनी भी संख्याएं रिपीट हो रही हैं हम उतने 10 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। तो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 1, तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। यदि मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10x। यदि मैंने यहां 10 का गुणा किया तो 10, जब भी 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव क्या करता है, एक अंक पीछे जाता है, एक अंक कहां जाता है, राइट साइड जाता है। तो यहां हो जाएगा 3.333, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। यदि मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 + 0.333 ऐसे लिख सकता हूं ना। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 हो गया और ये फिर से x बन गया। देखिए हमने x किसको माना था, 0.33 को, ये क्या हो गया, x हो गया। आप जब पक्षांतर करेंगे तो ये x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10x में से x जाएंगे, ये क्या होगा, 10x - x इज इक्वल टू 3। तो ये 10x में से x जाएंगे तो हो गया 9x, 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू आ गया 3/9। जब आप इसको काटेंगे तो ये आ गया 1/3। मतलब 1/3 ही वो संख्या है जिसका आप डेसिमल एक्सपांशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.3 का बार आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें जो संख्याएं हैं अशांत आवर्ती वाली उनको p बटे q के रूप में हमें कैसे लिखना है। चलिए अब मैं जो आपसे बोल रहा था वो संख्या आ गई है कि √x को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब मुझे नहीं मालूम x का मान क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक रेखा खींचेंगे। हमने एक रेखा खींची a और b, हमने एक रेखा खींची AB जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, x है। कितनी है, x। जो भी दिया होगा x, y, z, आपको जो भी धनात्मक संख्या आपको दी जाएगी, धनात्मक वास्तविक संख्या जो आपको दी जाएगी, हो सकता है 1 पॉइंट में हो, वो 1.3 हो, 9.3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको क्या माना, x माना, AB को। और फिर आप क्या करेंगे, B से C तक एक रेखा खींचेंगे, उसी को मतलब आगे बढ़ाएंगे और कितना लेंगे आप इसको, 1 इकाई। कितना लेंगे, 1। अब ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका 1। अब इन x और 1 का मतलब जो भी संख्या दी होगी, x + 1/2 क्या हो जाएगा, AC क्या है, यहां पर डायमीटर है। AC क्या है इस वृत्त की, AC यदि मैंने माना कि एक AC है, AC का मुझे मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, A से आधे से ज्यादा त्रिज्या लेकर ऊपर चाप खींच देंगे और नीचे चाप खींच देंगे, फिर C से उसी चाप को काट देंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे, तो आपको उसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, ये आपको मध्य बिंदु मिल गया। इस मध्य बिंदु का नाम रख दिया आपने, सेंटर का नाम रख दिया आपने O। क्या नाम रख दिया, O। तो अब यहां पर एक चीज देखें आप कि OB की लंबाई क्या होगी, OB की लंबाई क्या होगी मुझे बताएं। देखें OB होगा, पूरी रेखा कौन थी, AB, AB में से, ठीक है ना। आपकी त्रिज्या कौन सी आ गई, पहले तो AO बताओ, AO त्रिज्या क्या आ गई, x + 1/2। भाई पूरी जो लाइन थी वो कितनी थी, ये x AB तक और ये 1, तो पूरी लाइन कितनी हो गई, ये x + 1। x + 1 का आधा करेंगे तो ये क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। कितनी बन गई, x + 1/2 बन गई, ठीक है ना। तो आप O भी बताएं, यहां से यहां तक भी क्या है, OC भी क्या है, एक त्रिज्या ही है। OC का मान क्या होगा, x + 1/2। यदि मैं इस OC में से BC को घटा दूं, BC कितना है, 1, तो ये OB निकल के आ जाएगा। तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा, यदि मैं OB मुझे निकालना है
तो मैं क्या करूंगा, इस OC में से क्या घटा दूं, BC। तो OC क्या है, OC का मान है AX प्लस 1/2 माइनस BC का मान क्या है, BC का मान है 1। ठीक है ना। चलिए, आपको यह चीज यदि समझना है तो ही आप इस स्लाइड्स को देखें, अदरवाइज आप थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कर दें। ये अच्छी चीज है समझने की कि कैसे आप किसी भी रूट का, आपसे कभी पूछ लिया जाए 9.3, 5.6, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो ये उसकी विधि है। ठीक है ना। चलिए, तो आप यहां क्या करें, एक मान लें, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहां हो गया x प्लस 1 माइनस 2, है ना, मल्टीप्लाई हुआ ना 2 का। तो जब आप x प्लस 1 को माइनस 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, तो x माइनस 1/2। तो ये जो OB आ गई, कौन आ गई, OB। मैंने इसको क्यों निकाला है, OB को मैंने इसलिए निकाला है, ये हो गया OB। और यहां पर हम एक रेखा खींच रहे हैं, उसका नाम है, ये रेखा कैसे खींचेंगे मैं बता रहा हूं। आपने जब OA, आपको O तो मिल गया था मध्य बिंदु, तो हम OA त्रिज्या लेकर एक क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। क्या लेकर, OA त्रिज्या लेकर मध्य बिंदु से हम एक वृत्त बनाएंगे। जब आपने वृत्त बनाया तो इस B से, जो B पॉइंट तो आपको पहले पता था, आपने AB रेखा ली थी क्योंकि, तो इस B से आप क्या करेंगे, उस वृत्त पर लंब खींचेंगे, और जहां ये इस बिंदु पे मिल रहा होगा, ये हम इसका नाम दे देंगे M। तो अब देखें कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कैसे, एक तो ये है, ठीक है ना, OB, और ये तो हमें पता ही है, ये क्या है, विकर्ण, विकर्ण इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या का मान कितना है, AX प्लस 1/2 त्रिज्या है। अब यदि मुझे BM का मान निकालना है, तो BM का मान कैसे निकलेगा बताएं आप मुझे। देखो, ये निकालना है BM का मान, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाएगी, पहले ऊपर देखें, OM का वर्ग बराबर हो जाएगा OB का वर्ग धन BM का वर्ग। तो यदि मुझे BM का मान निकालना है तो एक कर्ण के वर्ग में से मुझे घटाना पड़ेगा, OM का वर्ग माइनस OB का वर्ग। ठीक है, ये यहां भी वर्ग चल रहा है, OM का वर्ग माइनस OB का वर्ग। OM कौन है, OM है AX प्लस 1 का वर्ग, x प्लस 1/2 का वर्ग। और OB कौन है, OB नीचे वाली, अभी क्या निकाली, OB यहां निकाली, x माइनस 1/2 का वर्ग, यहां है AX माइनस 1/2 का वर्ग। ठीक है, आप इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, A² मतलब AX² प्लस B² मतलब 1 प्लस 2AB मतलब 2x। ठीक है ना, माइनस यहां कोष्टक चल रहा है, x² मतलब A² ऋण A² धन B² मतलब प्लस 1 माइनस 2AB मतलब माइनस का 2x। दोनों के बटे में क्या चल रहा है, 2 का वर्ग किया तो 4, यहां भी 2 का वर्ग किया तो 4, दोनों के बटे में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। चलिए, अब जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कोष्टक में, तो x² से x² कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 2 का क्या हो जाएगा, प्लस 2, 2x और 2x कितने बन गए, 4x, 4x बटे कितना था, 4। ठीक है, अभी वर्ग चल रहा है, सामने क्या चल रहा है, वर्ग। तो 4 से 4 आपने काटा, तो BM का मान कितना आ गया, जब मैंने वर्ग को ट्रांसफर किया तो √x, मतलब यही BM क्या है, ये BM क्या निकल के आ गया, √x। अब इसे यदि आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे, इस रेखा को बढ़ा दो आगे। कैसे, ये जो आपकी रेखा थी इसको आप आगे बढ़ा दो, आपने यहां से ऐसी आगे बढ़ा दी, अब ये BM त्रिज्या लेकर और आप यहां इसको क्या करेंगे, चाप को जब खींचेंगे आगे तो ये एक नया बिंदु आपको मिलेगा। नए बिंदु का नाम आपको जो भी रखना है आप वो रख सकते हैं, N रख सकते हैं, क्या रख दिया, N रख दिया। तो ये जो BN है, कौन, ये BN, यही BN क्या हो जाएगा आपका, √x को दर्शा देगा। यही BN क्या हो जाएगा, √x को दर्शा देगा। या आप चाहें तो BN का आप माप लेके और 0 से आप उसको मार्कअप कर दें तो वो भी √x कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन तरीका उसका क्या रहेगा, यही रहेगा कि आपको क्या करना है कि पहले एक रेखा खींचनी है। कितनी रेखा खींचनी है, जितना x का मान है, फिर उस रेखा को
आगे बढ़ाना है 1 इकाई आगे तक, फिर उन दोनों का क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु हमें पता है शीर्ष लंब से निकाल सकते हैं, सॉरी शीर्ष लंब नहीं, लंबवर्धक से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से फिर हमें क्या करना है, त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है, और फिर बी पॉइंट से हमें क्या कर देना है, इस पॉइंट से हमें उस पर लंब डाल देना है, तो वही हमारी जो लंबाई कहलाएगी वो रूट एक्स कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हर का परिमीकरण। अब हर का परिमीकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आप किसी देखिए किसी जब आप परिमित संख्या को लिखते हैं तो परिमित संख्या होती है अंश और बटे में हर, यही है, अंश और बटे में हर। तो हम नहीं चाहते कि हर में अपरिमित संख्या हो, हर में क्या हो, अपरिमित संख्या हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है 1/√2, तो ये हर में कौन आ गई, अपरिमित संख्या आ गई, रूट आ गई। तो हम चाहते हैं कि जब कभी भी हर में क्या आ जाए, अपरिमित संख्या आ जाए, हर में अपरिमेय संख्या आ जाए। तो हम उसका क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं उस हर में से उस अपरिमेय संख्याओं को हटाने के लिए। तो ये कैसे हटेगी, इसको हटाने के लिए हम यदि √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √2 का परिमेय संख्याओं के गुणा कैसे होते हैं, मतलब p/q वाले संख्याओं गुणा होते हैं अंश के अंश में, मतलब ऊपर √2 और नीचे √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये इसका परिमीकरण ऐसे होता है। कुछ और संख्याएं भी हैं, जैसे कि अपन ले सकते हैं 1/√2 प्लस √3, इस टाइप से। तो हमें जब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √3 से, उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं, 1/√2 माइनस √3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जब आप a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से करते हैं तो उत्तर आता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, और रूट हटाने का एकमात्र तरीका यही होता है कि उसका क्या कर दो, आप वर्ग कर दो। तो जब आप यहां पे हर में इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब √2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। तो √2 का वर्ग 2 होगा और √3 का वर्ग 3 होगा, तो हट गए वर्ग, ऊपर ही बचेगा केवल √2 माइनस √3। समझ में आई बात। तो जब कभी भी यहां प्लस है तो हमें कैसी संख्या से माइनस करना, कैसा मल्टीप्लाई करना है कि हमारा एक टर्म a प्लस बी और दूसरा टर्म हमारा a माइनस बी बन जाए, ताकि जब हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हर में क्या आए, a वर्ग माइनस b वर्ग आए। चलिए नेक्स्ट आए, ये कुछ घातांक के नियम है। पहला है कि यदि a के ऊपर m की घात और a के ऊपर, मतलब a क्या है यहां पर, आधार है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे 2 के ऊपर 3 की घात है गुणा में 2 के ऊपर 4 की घात है, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी, मतलब 3 धन 4 हो जाएगा, मतलब 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 7 की घात आ जाएगी, ये कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है घात के ऊपर यदि घात लगी है, जैसे 2 के ऊपर लिखा है 3 की घात और पूरे के ऊपर लिखा है 4 की घात, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी 3 गुणा 4 हो जाएगा, यानी इसका 2 के ऊपर 4 तिया 12 की घात बन जाएगी। ठीक है, ऐसा ही इसका लिखा है कि यदि जैसे मैंने लिखा है कि 2 के ऊपर 3 की घात है बटे में 2 के ऊपर 4 की घात है, इनके आधार कैसे हैं, समान हैं, और बटे में घातें लिखी हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, 3 ऋण 4 हो जाएगा, तो 2 के ऊपर ऋण 1 की घात आ जाएगी। यदि अलग अलग आधार हैं लेकिन घातें समान हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, अलग अलग आधार, जैसे मैंने लिखा 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 5 के ऊपर 3 की घात, ठीक है ना। आधार कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन घातें कैसी हैं, एक जैसी। तो हम इनको ऐसा भी कर सकते हैं कि संख्याओं का गुणा कर दो अंदर, 2 गुणा 5 और फिर घात वही चढ़ा दो जो घात थी 3 की, तो मतलब 2 पंचे 10 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी। ठीक है, ये 4 हमने यहां पे नियम पढ़े कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होगा, यदि आधार समान हो और भाग हो रहा है तो घातें घट जाएंगी, यदि आधार अलग अलग हो लेकिन घातें सेम हो तो आधारों का गुणा हो जाएगा और उसके कंबाइन उसके ऊपर घात लग जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब कुछ उदाहरण भी हैं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जैसे 2 के ऊपर 3 बटे
2/3 की घात और 2 के ऊपर 1/3 की घात। इसको हल करना है, सरल करना है। तो यह मैंने क्या बोला था कि यदि आधार समान हो, a के ऊपर m की घात गुणा a के ऊपर n की घात, तो घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है। तो यहां भी कर दो भैया, 2 के ऊपर 2/3 की घात और धन 1/3 की घात, जोड़ेंगे दोनों को तो एलसीएम क्या आएगा 3। जब आधार समान होते, हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 के ऊपर 1 की घात आ गई, 2 के ऊपर 1 की घात मतलब 2 आ गया। उत्तर क्या आ गया, देखो देखने में कैसे लग रहे थे, 2 के ऊपर 2/3, 2 के ऊपर 1/3, लेकिन उत्तर क्या बना, 2 बना। चलिए ये एक उदाहरण है, 1 के ऊपर 3/5 की घात है और सब पूरे के ऊपर कितने की घात है, 4 की घात। तो हम 1 के ऊपर भी 4 की घात चढ़ा दें, अलग अलग कर लें, और नीचे 3 के ऊपर 5 की घात और उसके ऊपर 4 की घात चढ़ा दें। चलिए आपको एक बात बता दूं, 1 के ऊपर कोई भी घात चढ़ा दो आप, मतलब घात चढ़ाना मतलब क्या है भाई, उस संख्या का उतनी बार गुणा करना। तो 1 का आप कितनी बार भी गुणा कर लो उत्तर तो 1 ही आएगा भाई। 1 का यदि आप क्या 10 बार गुणा करेंगे तो कुछ होने जाने वाला है, 1 गुणा 1 गुणा 1, हर बार क्या आएगा, उत्तर 1 ही आएगा। तो 1 के ऊपर 4 की घात का मतलब भी क्या है, 1 है। और यहां हमने बोला था कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो पंचों के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 3 के ऊपर 20 की घात है। इसको चाहो तो यदि आपको ऊपर लाना है तो 3 के ऊपर ऋण 20 की घात। जब कभी भी घात नीचे है और ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन है 7 के ऊपर 1/5 की घात। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि यदि आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें घट जाती हैं, m-n हो जाता है। तो 7 के ऊपर 1/5 की घात ऋण 1/3 की घात। तो 7 के ऊपर इसमें हम एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा 15, त्रियक गुणा कर दें, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस की संख्या है ना 5, तो बड़ी संख्या जो है उसका उसी का चिन्ह आता है घटाने में। तो यहां हो जाएगा -2/15। एक चीज हमेशा ध्यान दिया करो, कुछ बच्चे प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने कई बार देखा है। आप तो बस इतना ध्यान रखें यदि चिन्ह विपरीत है, ये 5 का है माइनस का और 3 का है प्लस का, चिन्ह हमेशा संख्या के आगे लगा होता है। ये मत सोचना कि 3 का चिन्ह पीछे, 5 का है माइनस का और 3 का है प्लस का, चिन्ह विपरीत है तो घटेंगे। तो घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओ, 5 में से 3 को घटाओ, उत्तर आया 2। 2 का चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन है 5, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो उत्तर का चिन्ह भी आएगा माइनस। बस इतनी चीज आप समझ के रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंसफुली इस वीडियो को देखा। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो आपकी 5 प्रश्नावली हैं, उन 5 प्रश्नावली में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको हमने इसमें कवर अप नहीं किया गया है। थैंक यू।